नमस्कार दोस्तों, आर्योलॉजी स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब चलिए मौर्य साम्राज्य से यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की सहायता से। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320 ईसा पूर्व में। 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो जो मेगास्थनीज था ये किसके दरबार में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 315 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, ये सेलुकस निकटर था। सेलुकस निकटर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसे विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का मॉडल उपलब्ध है, तो वो कौन सा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। और इस ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। और इस इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश के शासक किया? किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य हैं। इन्हें जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं। तो कौटिल्य का अर्ध नाम क्या है? चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में रहता था। चलिए इसको देख लेते हैं। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख में मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13वें में। किसमें? 13वें शिलालेख में। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस ने जो है तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो ये कौन सा युद्ध था? ये कलिंग का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? ये कलिंग का युद्ध था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अशोक का धम्म था, तो अशोक का धम्म क्या था? नैतिक आचार संहिता पर था। नैतिक आचार संहिता पर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्रा में स्थित है। कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में स्थित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है बोधगया की यात्रा की थी। कहाँ की थी? बोधगया की यात्रा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष में की थी? ये 10वें वर्ष में की थी। 10वें वर्ष में उनका राज्याभिषेक के बाद ये बोधगया गए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो जो अशोक के स्तंभ वो लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? चंपारण जिले से प्राप्त हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक की स्तंभ लेख नहीं है, तो कौन सा इसमें से स्तंभ लेख है जो बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुमंदेय अभिलेख। रुमंदेय अभिलेख जो है बिहार से प्राप्त होने वाला स्तंभ लेख नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांत का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो क्या राजधानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न पे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो किससे बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुम्हार पटना में। कहाँ? कुम्हार पटना में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुम्हार से 80 स्तंभों वाला, कितने? 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का भी अवशेष मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरियन। किस विद्वान ने कहा था? तो एरियन ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसी ने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है बल्कि देवों द्वारा निर्मित है? तो यह किसने कहा था राजप्रसाद के बारे में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फायान ने। किसने कहा था? फायान ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। ये अशोक ने ही निर्माण करवाया था। इसका ये जो 4 गुफा थे ये कौन कौन थे? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। अभी दशरथ कौन था इसको देख लेते हैं। तो दशरथ जो था ये अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्यकालीन
चामर ग्राहिणी अच्छी प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीदारगंज से। कहाँ से? दीदारगंज से। इसे त्रिरत्न नाम भी दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहानीपुर पटना से। कहाँ से? लोहानीपुर पटना से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है तो किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने डियोनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। यानी कि बिंदुसार के दरबार में जो है डियोनीसियस नामक राजदूत को भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पालीपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबो विद्वान के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, यूनानी दूत डिमालकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये कौन सा स्तंभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तूप। कौन सा स्तूप? भाब्रू स्तूप। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? तो ये आजीविकों ने किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन मेगास्थनीज का है। यह कथन मेगास्थनीज का है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन इसके बारे देख लेते हैं। तो मौर्य प्रशासन के बारे में बताएगा। तो यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। प्रशासन कैसा था? तंत्र कठोर था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन को छांटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन इसमें से सही है। अब चलिए सभी कथन को देख लेते हैं। पहला है कि उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे, ये भी सही है। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय भी किए थे, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, इसको देख लेते हैं कि देवनामप्री के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? किसे देवनामप्री के नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है अशोक को देवनामप्री के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। धम्म महामाद के कार्य क्या थे? धम्म महामाद के कार्य क्या थे? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें से सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण के उपाय करना, ये जो है धम्म महामाद के कार्य थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए सभी को देख लेते हैं। न्यायिक कार्य थे, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग भी था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों का आता है। तो कौन कौन देख लेते हैं। कौटिल्य का आता है, पाणिनि का आता है और उपावर्ष, इन तीनों का जो है मौर्यकालीन विद्वानों में नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। अब देख लेते हैं। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज का यची और बराबर की गुफाएं, ये जो है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अशोक की धम्म नीति की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से सभी से। कहाँ से? द्वितीय स्तंभलेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवम शिलालेख में, यानी कि 9वें शिलालेख में जो है दान और धम्म दान के अंतर को बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक जो संकट था ये कारण नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य उत्तर बिहार, इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित था? तो मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का शासन था। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र का शासनकाल जो है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था, जो शुंग वंश का संस्थापक था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पुष्यमित्र। कौन किया था? पुष्यमित्र। चलिए इसको देख लेते हैं। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। चलिए आगे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ था? पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण जो है ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश के शासनकाल के समय हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण जो है ऑप्शन नंबर ए, 185 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। किसने किया था मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य का स्थापना? तो ये सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कांड वंश का शासन स्थापित हुआ। किस वंश का? कांड वंश का। कांड वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कांड वंश का संस्थापक कौन था? तो कांड वंश का संस्थापक जो वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कांड वंश की नींव डाली। चलिए अगले के प्रश्न को देखते हैं। कांड वंश की सत्ता समाप्त की। कांड वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो आंध्र सातवाहनों ने। किसने? आंध्र सातवाहनों ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कांड वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र वंश ने। किसने? मित्र वंश ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बोधगया से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक घोष को। चलिए इसको देख लेते हैं। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हार जाने के रूप में वह यहाँ से अशोक घोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कांड वंश आया। इसको एक बार और देख लीजिए। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और कांड वंश आया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कांडव वंश की राजधानी थी। कांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग एवं मगध से। कहाँ से प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से प्राप्त किया था। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह मिले थे। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह मिले थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। किनका शासन रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों का शासन। किनका? लिच्छवियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरंडों का नियंत्रण हो गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। कौन सा था? कौन शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। चलिए दोस्तों यहाँ मौर्यकालीन हमारा बिहार जो है टॉपिक खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, गुप्तकालीन बिहार पे। किस पे चलते हैं? गुप्तकालीन बिहार पे। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। ये किस समय हुआ था? राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त गुप्त का तो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320 ईसा पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? पाटलिपुत्र में। यहाँ पे ये भी है कि 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश संवत का भी प्रचलन किया था। गुप्त संवत का भी प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो किसने कहा है? ये समुद्रगुप्त ने कहा। किसने कहा? समुद्रगुप्त ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ यानी मंदिर स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश में। और किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? ये कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो कौन संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। तो किस काल में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चीनी यात्री फायान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल तक। फायान जो है 3 साल तक भारत में पाटलिपुत्र में रहा था। इसको देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है पाटलिपुत्र नगर से था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकीय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो किस जिले से कार्तिकीय की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहाबाद जिले से। कहाँ से? शाहाबाद जिले से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के हैं। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीर भुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा जो था उसका राज्यपाल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद गुप्त। कौन था राज्यपाल? गोविंद गुप्त था।
और गोविंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फायान किसके शासन के दौरान आया था? तो फायान किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और भारत में 3 साल तक ही रहा था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है, किसने वर्णन किया था? फायान ने। किसने? फायान ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त संवत का आरंभ होता है, तो गुप्त संवत का आरंभ कब होता है? तो 320 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्याभिषेक करवाया था उसी समय उन्होंने गुप्त संवत का आरंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन थे जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो किसने किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों। अब तीनों को देख लेते हैं। तो हुड़ों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, ये तीनों जो है कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन होने के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण जो है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह गुप्त के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो कौन कौन विद्वान थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। अब तीनों को देख लेते हैं। एक वराह मिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। और ये जो पाणिनि थे इन्होंने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास भेजा था। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल के लिए अगला टॉपिक रहेगा यहाँ से मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, फिर हम आगे शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आपको मतलब कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अब करंट अफेयर का भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो जो भी आपकी डिमांड रहेगी मैं उसके अनुसार काम करूँगा। कृपया करके जो है चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे यही निवेदन है। चलिए तब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।